नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं कि अंग्रेज इस बंगाल को कैसे जीते। बंगाल जो कि सबसे अधिक अमीर रियासत था, जिसके पास सबसे अधिक पैसा था, वो बंगाल अंग्रेजों के हाथ में कैसे आ गया। जिस बंगाल के पास एक अच्छी खासी सेना हुआ करती थी, वो बंगाल हमारे देश के लोगों के हाथों से निकल के इन अंग्रेजों के हाथ में कैसे पहुंचा। तो समझते हैं इस पूरे कहानी को। अगर बंगाल का बात करें तो उस वक्त बंगाल मुगलों का वो प्रांत था जहां से मुगल सबसे अधिक कमाई करती थी, सबसे अधिक पैसा कमाती थी। क्योंकि उस वक्त के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, ये चारों राज्य आया करते थे। इन चारों को मिलाकर के उस वक्त का बंगाल बनता था और इस बंगाल के पास क्षेत्र बड़ा होने के साथ साथ इसका भौगोलिक स्थिति पर भी कुदरत बहुत अधिक मेहरबान रहा है। गंगा के मुहाने पर बसा वो बंगाल, यहाँ पर बहुत सारी नदियां आती हैं और जिसकी वजह से वहां की मिट्टियों को सींचते सींचते बहुत अधिक उपजाऊ बना चुकी हैं। वहां के उपजाऊ मिट्टी में काफी मात्रा में चावल, जूट और कॉटन का खेती हुआ करता था और भी बहुत सारे वहां पर काम हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोगों के पास एक अच्छा खासा पैसा होता था, जिसकी वजह से रोटेशन ऑफ मनी बढ़ते रहता था और रोटेशन ऑफ मनी बढ़ने की वजह से राजाओं के पास टैक्सेस भी बहुत आते थे। एक अच्छा खासा पैसा वाला अमीर प्रांत था बंगाल। अंग्रेज भी जब यहां पर आए तो बंगाल के अमीरियत से वो भी अछूते नहीं रह पाए। अंग्रेजों के व्यापार का अकेला 60% जो निर्यात था वो अकेला बंगाल से हुआ करता था। अकेला बंगाल ही 60% अंग्रेजों के जरूरतों को पूरा कर देता था। तो आप समझ सकते हो कि इस बंगाल के पास कितना अधिक प्रोस्पेरिटी रहा होगा, कितना अधिक उसके पास पैसा रहा होगा, कितना अधिक उसके पास संसाधन रहा होगा। तो अंग्रेज भी इस बंगाल पर कब्जा जमाना चाहे। 1630 आते आते अंग्रेज हुगली, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, ढाका, इन सभी एरिया पर अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित कर चुके थे। 1690 आते आते आज के कलकत्ता शहर का नींव रखा जा चुका था, उसको निर्माण किया जा चुका था और महज 3000 रुपए सालाना में ये अंग्रेज बंगाल में अपने व्यापार को पूरा कर रहे थे, मात्र 3000 रुपए सालाना में। ये बेवकूफी उस वक्त के मुगल बादशाह का था, जिसने इतने बड़े सोना को महज 3000 रुपए में दे रखा था। तभी 1700 का वक्त आता है। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब बनते हैं, अच्छे तरीके से शासन चला रहे थे। तभी मुर्शिद कुली खां का मृत्यु होता है और उनके दामाद सुजाउद्दीन 1727 में बंगाल के नवाब बनते हैं। सुजाउद्दीन का भी मृत्यु हो जाता है 1739 में और उस मुर्शिद कुली खां के बेटे सरफराज खां इस बार नवाब बनते हैं। और सरफराज खां जब नवाब थे तभी उस वक्त बंगाल के अधीन आने वाले बिहार का गवर्नर बना हुआ था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां इस सरफराज खां की हत्या करके खुद बंगाल का नवाब बन जाता है और बंगाल पर काबिज हो जाता है। उस वक्त मुगल दरबार में बैठे हुए मुगल बादशाह को मनाने के लिए कि उसके खिलाफ ये विरोध ना कर दें, उस मुगल बादशाह जिसका नाम रंगीला भी कहा जाता है, उस रंगीला को ये अच्छा खासा बड़ा अमाउंट पैसे के रूप में देता है ताकि वो मुगल इसे हटाए नहीं, इसे मान्यता दे दें। जब खुद के साम्राज्य का राजा ही करप्ट हो, चोर हो, तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हो उस साम्राज्य के, उस रियासत के विकास करने का, उसके बढ़ने का। अब हम बात करते हैं उस अलीवर्दी खां का जो बंगाल की गद्दी पर नवाब बन के बैठा हुआ था। अलीवर्दी खां बंगाल पे नवाब बन के बैठा हुआ है। अंग्रेजों के साथ वो संधि कर लेता है क्योंकि मराठों का बार बार आक्रमण होते रहता था। तो अंग्रेज और बंगाल अब मिल गए ताकि मराठा अगर अटैक करेंगे तो हम उन पर अटैक करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे। बदले में अंग्रेज तो बहुत शातिर थे। बदले में अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे कुछ इजाजत चाहिए। तो अलीवर्दी ने पूछा कौन सा इजाजत? तो बोले बस गड्ढा खोदने का। बोला वो क्यों?
तो वो बोले कि हम एक किला बनाना चाह रहे हैं फोर्ट विलियम नाम से, कलकत्ता के पास, और उस किले के चारों तरफ हमें गड्ढा खोदना है। अलीवर्दी खां खुद सातिर था, ये समझ रहा था कि इन अंग्रेजों की मंशा क्या है, लेकिन अभी जानता था समझदारी अंग्रेजों के साथ मिलकर रहने में है बजाय उसके विरुद्ध जाने के। अलीवर्दी खां इजाजत दे देता है, फोर्ट विलियम का किला बनने लगता है और अलीवर्दी खां इंतजार कर रहा था उस वक्त का जब अंग्रेजों पर आक्रमण किया जा सके। वो अपना तैयारी कर ही रहा था, लेकिन इसी बीच 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का मृत्यु हो जाता है और ये बंगाल का एक सातिर नवाब का खात्मा होने के साथ ही बंगाल अब कमजोर और बर्बाद होने की तरफ अग्रसित हो जाता है। अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद ही सियासत गर्म हो चुकी थी कि अब बंगाल का नवाब कौन। अलीवर्दी खां का कोई अपना बेटा नहीं था, तो इसी कारण बस अलीवर्दी खां के सबसे छोटी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। लेकिन बहुत सारे उसके नाते रिश्तेदार इसके विरुद्ध आ जाते हैं कि वो महज 20 साल का लड़का जिसके पास कोई अनुभव नहीं, वो इतने बड़े बंगाल प्रांत का नवाब कैसे बन सकता है। सिराजुद्दौला के पद को चैलेंज करने के लिए शौकत जंग सबसे पहले आए, जो कि पूर्णिया के नवाब थे। उनकी एक मासी थी घसड़ी बेगम, वो आती है। मीर जाफर उसका सेनापति सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाता है। जगत सेठ, अमीर चंद, राय वल्लभ, राय दुर्लभ, ये सभी सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। सिराजुद्दौला भले ही कम एज का था, लेकिन थोड़ा बहुत सातिर तो ये भी था। सबसे पहले इसने शौकत जंग की हत्या करवा दी, फिर घसड़ी बेगम को जेल में डलवा दिया। मीर जाफर को हटा करके वहां पर मीर मदन को बैठा देता है अपने सेनापति की कुर्सी पर, और साथ ही साथ अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है मोहनलाल को, जो कि एक कश्मीरी अधिकारी था। इन सभी पलटफेर की वजह से बहुत सारे ऊंचे पावरफुल लोग अब सिराजुद्दौला के से तो नफरत करते ही थे, अब और नफरत करने लगे थे। इसी बीच अंग्रेज अपने फरमान का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वो फरमान जो कि अंग्रेजों को मुगलों से मिला था कि 3000 रुपए आप सालाना दो और पूरे बंगाल में आप फ्रीली ट्रेड करो। सिराजुद्दौला इसका विरोध किया कि बंगाल के नवाब हैं हम, मुगल अगर आपको फरमान दे दिए तो हमारा पैसा, हमारा टैक्स, हमारा रिवेन्यू कहां गया, ये मैं नहीं होने दूंगा। और इस विरोध के बावजूद अंग्रेज इस फरमान का, इस दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वो अपना किला भी बना चुके थे बिना किसी परमिशन के। साथ ही साथ इन सभी चीजों को देखते हुए सिराजुद्दौला बोला दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, और वो फ्रांसीसियों से दोस्ती बना लेता है और फ्रांसीसियों के साथ मिल करके ये कलकत्ता के उस किला पर हमला कर देता है जो अंग्रेजों के अधीन था। इस हमले के पश्चात सिराजुद्दौला एक वहां पर बहुत ही भयावह घटना को अंजाम देता है, जिसे हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं, जिसमें कि 146 अंग्रेजों को एक छोटे से रूम में सिराजुद्दौला बंद कर दिया था और सफोकेशन की वजह से 123 लोग मारे गए और महज 23 लोग जीवित बचे थे। यह घटना अंग्रेजों में ऐसा खौफ पैदा किया कि अंग्रेज अब समझ चुके थे कि सिराजुद्दौला का कुछ करना पड़ेगा, और इसी सिराजुद्दौला के लिए, इसके खिलाफ में जाने के लिए, इसके लिए कुछ करने के लिए, इसे मारने के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस वक्त मद्रास में था, वो अपने बहुत सारे सिपाहियों को लेकर के बंगाल पहुंचा। लेकिन वो जान रहा था कि ये बंगाल का नवाब है, इसे मारना इतना आसान नहीं, और इसलिए उसने षड्यंत्र का सहारा लिया। और अंग्रेजों का सीधा हिसाब था, There's everything is fair in war। लव का तो पता नहीं, लेकिन वॉर में तो उनके लिए हर चीज सही था। ये सभी अपनी सेनाओं को लेके पहुंचे और वो सारे लोग जो बंगाल में एक ऊंचे ओहदे पर हुआ करते थे या ऊंचा दमखम रखते थे और सिराजुद्दौला के विरुद्ध थे, उन सबों को एक कर लिया। मीर जाफर, घसड़ी बेगम, राय दुर्लभ, इन सबों को अपने साथ कर लेता है और साथ में मिल करके ये हमला बोलता है, धावा बोलता है प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला पर।
23 जून 1757 एक निर्णायक घटना का दिन था। कहा जाता है कि यह पलासी का युद्ध केवल और केवल कागजों पर हुआ है, धरातल पर कभी यह युद्ध हुआ ही नहीं। क्योंकि इस पलासी के युद्ध में जब अंग्रेज पहुंचे और एक तरफ से सिराजुद्दौला पहुंचा, सिराजुद्दौला अपने सेनाओं को जब बोला कि आक्रमण करो, तो पता चलता है उसके सारे के सारे सेना बिक चुकी है अंग्रेजों के द्वारा। मीर जाफर उन सबों को अपने तरफ कर रखा था। सिराजुद्दौला को समझते देर नहीं लगा कि वो घिर चुका है चारों तरफ से। वो जान बचाकर भागता है पलासी के मैदान से और अंततः वो मारा जाता है मीरन के द्वारा। मीरन मीर जाफर का बेटा था। और इस तरीके से इस पलासी के युद्ध के बाद बंगाल पर एक व्यक्ति बैठता है नवाब के तौर पर, जिसका नाम था मीर जाफर। ये नवाब जो था, ये कठपुतली का नवाब था, जो कि अंग्रेजों के इच्छाओं को पूरा करने के लिए केवल बैठा था। और अंग्रेजों का इच्छा उस वक्त ऐसा था जैसे कि कोई बहुत ही अधिक भूखा व्यक्ति हो, अरसों से कुछ नहीं खाया हो और जितना भी खाता जाए उसका भूख खत्म ही ना हो। अंग्रेज कुछ ऐसे भूखे थे पैसे के। वो मीर जाफर से लगातार कुछ ना कुछ पैसा मांगते रहते थे। इस पलासी के युद्ध के एवज में भी मीर जाफर ने अच्छा खासा रकम अंग्रेजों को दिया। 24 परगना का जमींदारी अंग्रेजों को दिया। उसके बावजूद इन अंग्रेजों का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये इतने भूखे थे कि मीर जाफर पर लगातार दबाव बनाते रहते थे कि मुझे ये दो, वो दो, मुझे कुछ ना कुछ देते रहो। अंततः मीर जाफर अंग्रेजों की इच्छाओं को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहा था, तो अंग्रेजों ने उसे हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, गद्दी पर बैठा, तो उसी वक्त मीर जाफर आकर के विरोध कर देता है। मीर जाफर का बेटा मीरन आकर के विरोध कर देता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अंततः मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना, तो ये अंग्रेजों को बहुत सारा अधिकार भी दिया। वर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव, इन सबों का अधिकार दे दिया। साथ ही साथ ये भी तय किया कि अब से जो अंग्रेज का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो अंग्रेज का दोस्त वो मेरा दोस्त। बहुत सारे अधिकार दिए, 5 लाख रुपए भी उस वक्त दिया। लेकिन ये मीर कासिम ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अंग्रेजों ने ठगा नहीं, ये जान रहा था। ये एक सेना तैयार करना चाह रहा था इन अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन ये जानता था अगर इसे उखाड़ फेंकना है तो सत्ता के शीर्ष पर काबिज होना जरूरी है। और इसी कारण से मीर कासिम नवाब बनता है और उसके बाद सबसे पहला काम वो करता है कि राजधानी, बंगाल के राजधानी मुर्शिदाबाद से तब्दील करके मुंगेर को बना देता है, जहां पर अंग्रेजों का ध्यान कम जाए या ना जाए। उसी बीच अंग्रेजों को यह भनक लगने लगा था कि ये मीर कासिम धोखा दे सकता है। अंग्रेजों ने क्या किया, मुंगेर चूंकि बिहार में पड़ता है, तो बिहार के गवर्नर राजनारायण को अपनी तरफ मिला लिया। राजनारायण मुंगेर में मीर कासिम के द्वारा किए जाने वाले एक एक घटना का किस्सा अंग्रेजों को सुनाते रहता था। उसी बीच कंपनी दस्तक का तो मिसयूज कर ही रही थी। कंपनी बहुत सस्ते में भारत से माल खरीदती थी और चूंकि दस्तक के वजह से उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, बहुत सस्ते में बेच देती थी, जिसकी वजह से हम भारतीय व्यापारियों का बाजार खराब हो रहा था। क्योंकि हमारे भारतीय व्यापारियों के सामान पर कर लगता था, टैक्स लगता था, वो भी ऊंचे लेवल का। मीर कासिम ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। मीर कासिम टैक्स ही खत्म कर दिया, बोला नो टैक्स, चाहे जो भी हो। अब इस टैक्स को खत्म करने की वजह से हम भारतीयों का सामान का दाम अंग्रेजों के सामान के दाम से भी सस्ता हो गया, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं लग रहा था जितना अंग्रेजों का लग रहा था। इस बात से अंग्रेज झल्ला गए और दबाव डालने लगे मीर कासिम पर टैक्स लगाने को। मीर कासिम मना करते रहा। अंततः मीर कासिम पर हमला किया जाता है, मीर कासिम को गद्दी से निकाल दिया जाता है और वापस से मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ये मीर कासिम भले गद्दी से निकल गया, लेकिन ये अच्छा खासा तैयारी कर चुका था। ये भागा अवध के तरफ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगा, मुगल की तरफ गया। मुगल नवाब उस वक्त शाह आलम द्वितीय से मदद मांगा और ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों पर धावा बोलने पहुंचते हैं बक्सर के मैदान में, जहां पर अंग्रेजों की तरफ से थे कैप्टन हेक्टर मुनरो
और ये हेक्टर मुनरो की वजह से अंग्रेज जीत जाते हैं और ये सभी हारे जाते हैं। और उसके बाद चूंकि बक्सर के युद्ध में भारतीय हार चुके थे, तो अंग्रेजों का पुराना नियम पहले युद्ध करो फिर संधि करो के तहत संधि करते हैं, और इस संधि को नाम दिया जाता है इलाहाबाद की संधि। इस संधि में एक तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, एक तरफ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और एक तरफ अंग्रेज। अवध को बोला जाता है कि तुम इलाहाबाद और कड़ा नामक जो स्थान है वो मुगलों को सौंप दो, 50 लाख रुपए अंग्रेजों को दो फाइन के तौर पर कि तुमने क्यों अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, और बनारस का जमींदारी बलवंत सिंह को दे दो। मुगलों को बोला गया कि आपको इलाहाबाद मिल चुका है, अब आपकी सिक्योरिटी का ध्यान हम अंग्रेज रखेंगे, बदले में आप एक फरमान जारी करो। उस फरमान के तहत पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अब अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था। अंग्रेज बदले में 26 लाख रुपए भी लिए कि आपने युद्ध क्यों लड़ा हमारे खिलाफ, और निजाम को ये बोले कि हम आपको हर साल 53 लाख रुपए पेंशन के तौर पर देंगे, आप पेंशन लो और शांति से बैठे रहो। ये जो फरमान जारी किया गया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा, उसी के तहत ये अंग्रेज अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन 3 जगहों का कर टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिए, और इन तीनों जगह पर नवाब जो थे वो तो कठपुतली थी। एक नया पद लाया गया डेप्यूटी नवाब, जो कि अंग्रेजों के द्वारा रिक्रूट होगा, और डेप्यूटी नवाब इन जगहों से टैक्स वसूलेगा। यानी जिस नवाब के पास अधिकार होना चाहिए उसके पास केवल जवाबदेही है, अधिकार नहीं, और जिस डेप्यूटी नवाब के पास अधिकार है उसके पास जवाबदेही नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होने की वजह से धीरे धीरे जनता यहाँ की बर्बाद होने लगी, कंगाल होने लगी, और वो बंगाल जो कि सबसे अमीर था कंगाली के दौर में आ जाता है, और अंततः यहाँ पर प्रकृति भी रुख मोड़ लेती है। यहाँ पर एक ऐसा भुखमरी आता है कि बंगाल को बहुत हद तक बर्बाद कर देता है। तो उम्मीद है आप सबों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार बंगाल के साथ क्या हुआ था। इस इतने अमीर रियासत, सबसे पावरफुल, सबसे पैसे वाले रियासत के साथ क्या हुआ, कैसे अंग्रेजों ने इसे खोखला कर दिया, पूरे बंगाल को ऐसा खोखला किया कि आज तक बंगाल उभर नहीं पाया, आज तक बंगाल अपने उस पुराने रुतबे को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो अगर आप सबको ये समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ पेज को फॉलो कर लो। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम आगे की कहानी जानेंगे मैसूरों, मराठों के बारे में, सिखों के बारे में और भी कई चीजों के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।